बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर कमिंग। ये एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए है, थोड़ा सा ये इसलिए कि थोड़ा सा रिकवर हो जाए ये टॉपिक हमारा। इसमें आपने पीछे उसकी कोल की टाइप्स देखी थी, उसमें आपने उसको याद भी कर लिया था। ये साइजिंग एंड ग्रेडिंग बेशक आप याद ना रखें, कोई मसला नहीं। और कोल प्रॉपर्टीज़ में ये जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोल है ना, यहाँ से फिर हमने इसको देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर कोयले में जो होता है, इससे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, उसकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है। अगर ये हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और सॉरी उतनी ही कम होगी, क्योंकि बहुत सारी जो हीट है वो बर्निंग में वो मॉइस्चर को उड़ाने में इस्तेमाल हो जाती है। लॉस्ट इज एवेपोरेशन ऑफ द मॉइस्चर एंड अल्टीमेटली इंक्रीज इट्स कॉस्ट, और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कॉस्ट दो तरीके से बढ़ती है, एक तो हमारा उस पे फ्यूल मतलब इतना नहीं हमारा वो बर्निंग में, ये दूसरा वजन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी। जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलो है तो उसमें अगर 1 किलो पानी आ गया तो पानी का वजन भी उतना ही ज़्यादा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाती है। मॉइस्चर जो आता है ये दो जगह से आता है इसमें। एक तो ये कि ग्राउंड वाटर और अदर एक्सट्रेनियस मॉइस्चर इज नोन एज एडवेंटियस मॉइस्चर एंड इज रेडिली इवेपोरेटेड। जो उसके ऊपर ऊपर जो सरफेस पे होता है वो तो उड़ जाता है, जो उसके अंदर इनहेरेंट होता है मॉइस्चर वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस से चेक करते हैं। वो एनालिसिस कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ। और आता कहाँ कहाँ से ये उसके हैं, कहाँ किस किस जगह पे होता है। एक तो सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो वो मॉइस्चर वो जज़ब कर लेता है एनवायरनमेंट से, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए जो उसके अंदर चला जाता है। और एक डिकम्पोज मॉइस्चर मीन ऑर्गेनिक, ये जो फॉसिल फॉर्मेशन के दौरान ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसके अंदर हो रहे होते हैं, उसके नतीजे में बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर भी बनता है, तो वो वाटर भी डिकम्पोज डिकम्पोजिशन मॉइस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके अंदर वो भी आ जाता है। आता कहाँ से, मतलब लाजमी नहीं कि वो पानी में पड़ा रहे कोयला, तो ये अब पानी में तो नहीं पड़ा लेकिन रिएक्शंस हुए तो मॉइस्चर उसके नतीजे में आ गया, ठीक है। ये सरफेस के ऊपर। एक मिनरल मॉइस्चर है कि जो उसके अंदर मिनरल्स है उनके अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं। जैसे ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हाइड्रस सिलिकेट है, ये इस तरह की जो चीजें हैं आपको पता है। सोडा ऐश, ये बहुत वाटर ऑफ हाइड्रेशन का तो आपको पता ही है, वो उसका पार्ट ऑफ क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो लेकिन कहलाता तो मॉइस्चर ही है। तो H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसी के अंदर हो या हाइड्रेशन उसके अंदर आ जाती है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये मॉइस्चर की फॉर्म ही है। तो ये सब का सब हम चेक करते हैं एनालिसिस करके। ये तीन तरीके हैं जो मेन यूज होते हैं। हम टॉल्वीन के साथ उसको करते हैं। दूसरा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन एनवायरनमेंट। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट बेसिकली क्या मतलब है इसका, कि हम उसको ये होता है कि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए चीज़ें। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन से बचाती है उसको, ठीक है। ड्राइंग इन एयर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है रिलेटिव लॉस, जो उसका पानी जैसे मॉइस्चर का ट्रेंड का कि हम उसको ओवन में गर्म करें। और ये मेथड जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हाई रैंक कोयले के लिए ये मेथड है जो तीसरा है। ऊपर वाला जो है वो लो रैंक के लिए, क्योंकि अगर 150 ये देखिए मैं लिखा मेथड 1 है सुटेबल विद लो रैंक कोल बट मेथड 3 इज ओनली सुटेबल फॉर हाई रैंक कोल एज फ्री एयर ड्राइंग low rank coal may promote oxidation. Inherent moisture is analyzed and similarly। अच्छा ये तो मॉइस्चर आप चेक कैसे करना है वो हम आगे मेथड है, ये उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा वोलाटाइल मैटर क्या होता है, देखा जाए तो पानी भी मॉइस्चर है, ये भी उड़ जाता है, तो ये भी वोलाटाइल मैटर है। लेकिन हम जो पानी के अलावा चीजें होती हैं उनको वोलाटाइल मैटर में लेते हैं, और जो पानी है जो मॉइस्चर है उसको हम मॉइस्चर कंटेंट में लेते हैं जब कोयले की टेस्टिंग कर रहे हैं। वोलाटाइल मैटर में भी मोस्टली टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो उसमें से उड़ के एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। और दिस इज यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स
aromatic hydrocarbons, or sulfur base. Volatile matter also evaluates the adsorption application of an activated carbon. एक ऑस्ट्रेलियन मेथड है और ब्रिटिश मेथड के बेस पे हम 900 प्लस माइनस 50 क्यों लिखा हुआ है, 925 पे भी ये टेस्ट होता देखा है मैंने, 950 पे भी देखा है मुख्तलिफ बुक्स में, किसी में 900 किसी में, बहरहाल मैंने फिर 900 प्लस माइनस 50 लिख दिया ताकि दोनों तरफ से कवर हो जाए। और 7 मिनट के लिए कैसे करते हैं वो आगे लिखा हुआ मेथड, लेकिन ये अभी जस्ट उसकी ब्रीफिंग है। ऐश कंटेंट होता है जिसको पंजाबी जैसे कि सुहा ਸੁਆਹ ਮੱਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ दलाली ਤੇ कोयले की दलाली ਤੇ मुंह काला कहते हैं ना, जो सुहा होती है ये उसकी बात है। एश कंटेंट ऑफ कोल इज द नॉन कंबस्टिबल रेजिड्यू। आपने उसको कोयले को जलाया तो उसके बाद जो पीछे बच गया, जो भी कंटेंट बच गया उसको हम एश कंटेंट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द बल्क मिनरल मैटर आफ्टर कार्बन। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और वाटर के अलावा जो पीछे मिनरल कंटेंट है ये वो होते हैं। और एनालिसिस इसका जो हम करते हैं उसमें भी हम कार्बन को बर्न करते हैं और पीछे हम उसको चेक करते हैं। एनालिसिस स्ट्रेट फॉरवर्ड with the coal thoroughly burned and the ash material expressed as a percentage of the original weight। ओरिजिनल वेट का वो कितने परसेंट है, बर्निंग हो गई, 1 ग्राम कोयला लिया, बर्निंग होगी, पीछे जो एश कंटेंट कितना रह गया, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम में से 0.2 ग्राम, तो हम कहेंगे ये 20% है उसका। इस तरह से हम चेक करते हैं। फिक्स्ड कार्बन, fixed carbon content of the coal is the carbon found in the mineral material which is left after volatile material। वोलाटाइल मटेरियल के बाद जो पीछे बच जाता है उसको हम कहते हैं कि ये कार्बन है। और ये कार्बन कंटेंट से हमें पता चलता है कि कितनी हाई क्वालिटी का है। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना वो अच्छा कोयला समझा जाता है, उतनी उसकी क्लैरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा जी, अब ये फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लिखी है आपके नॉलेज के लिए, लेकिन इसको जस्ट आप वैसे ही रीड कर लीजिएगा। फ्लोट सिंक मेथड ये भी आप याद नहीं करना आपने, ये मैंने आपको इसलिए लिखा है कि आपको ज़रा पता चले। कोयले की जो 2 स्टेज लिखी हुई है, पीट स्टेज और केमिकल स्टेज, इसका ये मतलब है ये वो वाली स्टेज है जो अभी जिसको कहते हैं कच्चा कोयला। प्लांट मटेरियल लाइक सेलुलोज ऑर्गेनिक मटेरियल अटैच, ये वही जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है वही है। फर्क क्या है, ये पुअर क्वालिटी लो रैंक होता है, 5400 किलो कैलोरी पर केजी की इसकी क्लैरिफिक वैल्यू होती है, यानी कि अगर 1 किलो कोयला बर्न करेंगे तो 5400 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलेगी। इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और वोलाटाइल इम्प्योरिटीज भी ज़्यादा होती हैं। और जो केमिकल स्टेज है, जो अच्छा कोयला ये देख लें, उसका जो क्लैरिफिक वैल्यू है वो 6500 से 7100, और ये भी पीट की बात हो रही है, अभी वो एंथ्रासाइड वगैरह की नहीं बात हो रही, उसकी इससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, पीट को जब ये ब्राउनिश लिग्नाइट, ठीक है, ये भी तकरीबन इनिशियल स्टेज है, तो इस क्लैरिफिक वैल्यू से यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये कहलाएगा कि अब केमिकल स्टेज पे चला गया है। और जैसे जैसे अब बिटुमिनस का है वो 7000 से 9000, ठीक है, तो इस तरह से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती जाती है। अब हम टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, अब आपने केमिकल स्टेज के बाद अब कोल्ड टेस्टिंग। तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं, अप्रोक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आप क्या चेक करते हैं, मॉइस्चर, वोलाटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन। ठीक हो गया। मॉइस्चर कंटेंट का सिंपल तरीका है कि हमने एक सिलिका क्रूसिबल लेना है, एक तरह की प्याली होती है। क्यों लेते हैं सिलिका, क्योंकि ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल और डिसइंटीग्रेट नहीं होती। अच्छा, इसमें मैंने ये जो मेथड लिखा है ये किताबों में नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है मैं उसकी आपको वजह भी बताता हूँ। एक तो ये कि मॉइस्चर कंटेंट का ये मेथड हमने इंडस्ट्री में अडॉप्ट करते हैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 घंटे। जो मुख्तलिफ किताबों में मुझे मिला है उसमें उन्होंने 110 से 105 पे 1 घंटा, फिर उसको निकालें, फिर करें, फिर बार-बार इस तरह से एक नॉन स्टॉप प्रोसेस से नहीं किया हुआ। तो ये मेथड जो मुझे पता है कि हम प्रैक्टिकली ऐसे ही करते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, इसमें
W1, W2, W3 ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ आपको फ़र्क बताने के लिए किया है। अदरवाइज़ जब मॉइस्चर का फ़र्क डिफरेंस वेट का निकालना है W4 से W1 निकाल, ये है क्या मैं बताता हूँ। आपने वेट लिया स्टार्ट में 1 ग्राम लिया, वो W1 और एंड पे जो लॉस इन वेट हुआ, ठीक है, जो फाइनल डेसीकेटर में रखने के बाद वो W4 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रखा है 1 ग्राम, बाद में उसमें से जैसे रह गया कितना 900 ग्राम, 1 ग्राम 900 मिलीग्राम, तो इसका मतलब है 100 मिलीग्राम उड़ गया उसका, ठीक है, 100 बटा 10 ज़रब 100 तो 10%, इसका मतलब आप उसके अंदर मॉइस्चर 10% था, ठीक है। बाकी जो मैंने लिखे हैं ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपको ये पता चल जाए उसका मॉइस्चर रिगेन क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने 110 पे 4 घंटे लगाया, उसके बाद आपने दोबारा वज़न किया, जैसे ही वो बाहर निकला, इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि उसने जब एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफ़र की अपनी, जब ओवन से बाहर आया तो गर्म था ना 100-105 पे, पानी उसमें से निकल गया। तो दोबारा जब वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद उसका वज़न थोड़ा-सा बढ़ेगा, ठीक है? 3 मिनट आप रखेंगे तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि उसने दोबारा से मॉइस्चर को रिगेन कितना किया है, अगर मॉइस्चर रिगेन चेक करना हो, ठीक है? आफ्टर 10 मिनट पुट इट, ये सारी जो मैंने लिखी है ये किताबों में नहीं मिलनी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सिर्फ़ इसलिए कि कहीं आपको इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो वहाँ पे क्या है जी मॉइस्चर रिगेन चेक करें, तो वो ऐसे चेक करते हैं। ओवन से फ़ौरन निकाला और उसको फिर ठंडा होने दिया, ये भी हो गया। अब आप मॉइस्चर रिगेन के बाद आप चेक करते हैं कि आया इसके अंदर जो मॉइस्चर आया है, हवा में नमी ज़्यादा हो अगर, तो वो बहुत सारा मॉइस्चर उसकी सरफेस पे वैसे ही आ जाता है। अब उस चीज़ से निकलने के लिए फिर हम इसको डेसीकेटर में रखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड 15 मिनट के लिए कि एक्चुअल मॉइस्चर रिगेन जो उसका है, जो उसने एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल हमारी बहुत सारी लैब्स में ह्यूमिडिटी 65% होती है, ठीक है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अक्सर स्टैंडर्ड अक्सर लैब्स में फ़र्क होता है। चलो हम रेगुलर जो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, वहाँ पर तो इतनी लैब कंडीशनिंग इसको हम कहते हैं। इसके लिए हमने ह्यूमिडिफायर भी रखे हैं। ऐसी कंडीशन में फिर हम इसको रेगुलर एनवायरनमेंट में, आजकल हमारी जो देसी लैब्स में तो नहीं होता, अदरवाइज लैब्स का प्रोटोकॉल और उसका जो मेन थीम है उसमें ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सारे दुनिया का एक स्टैंडर्ड है कि हम लैब का एनवायरनमेंट भी फिक्स रखते हैं। हम उसमें भी टेम्परेचर की वेरिएशन और मॉइस्चर की वेरिएशन नहीं आने देते। ऐसी सूरत हाल में अगर हो, तो वो अगर आप बाहर रखेंगे तो वो मॉइस्चर ले लेगा, मज़ीद मॉइस्चर लेता जाएगा क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा। तो आप जैसे ही वो ठंडा हो, चुप करके उसको डेसिकेटर में रखें 15 मिनट के लिए और फ़ौरन बाहर निकाल के उसका वेट करें। तो अब आपको पता चल जाएगा इसके अंदर मॉइस्चर कितना है। तो आप इस तरह से उसका मॉइस्चर निकालते हैं। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं हम आगे वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर के लिए आपने जो यूज़ करना है, उसमें मफल फर्नेस इस्तेमाल होती है। ये एक तरह की भट्टी होती है। इसके अंदर आप यही सिलिका क्रूसिबल जो आपने ऊपर यूज़ किया था, ऊपर तो इसकी ज़रूरत रही थी, ठीक है? सिलिका क्रूसिबल की, क्योंकि आपने हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म नहीं करना, लेकिन हमने तो बर्तन एक ही लेना है, इसलिए मैंने वर्डिंग वही रखी। अभी अगेन वही सिलिका क्रूसिबल है। क्यों? हाई टेम्परेचर स्टेबल है और 925 डिग्री सेंटी, ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ था 900 पे प्लस माइनस 50, तो टेस्ट करने के लिए 925 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 मिनट के लिए हम इसको रखें। मैंने दोनों इसलिए लिखे ताकि आपको लगे कि वहाँ पे सर ने 900 जमा प्लस माइनस 5, यहाँ पे 925 लिख दिया, तो आप कंफ्यूजन ना हो। ये मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ है और इतने से फ़र्क भी नहीं पड़ता। इवन आप इसको 925 से 950 भी कर देंगे, तो भी शायद इतना ज़्यादा रिज़ल्ट में फ़र्क ना पड़े, ठीक है? इतनी को वेरिएशन अलाउड होती है और वो लोग करते हैं और मैंने मुफ़्त जगह पे पढ़ा, मैंने चेक किया, हर जगह पे मुझे इतना फ़र्क नज़र आया। तो यहाँ पर भी उसके ऊपर हम उसको कवर करते हैं एक जाली के ज़रिए। वेंटेड लिड होती है ताकि उसमें से जो वोलेटाइल टॉक्सिक मैटर है वो निकल जाए। क्योंकि हमने वोलेटाइल मैटर ही चेक करना है, अगर हम उसको वेंटेड नहीं होगी लिड, वैसे ही कर देंगे तो वो फिर, और अगर लिड ही नहीं रखेंगे तो फिर वो बहुत सारा मटेरियल उसमें से हो सकता है वैसे ही उसमें से निकल जाए, जैसे सब्लिमेशन या इस तरह की चीज़ ना हो जाए, उसमें से कुछ निकले ना। हम सिर्फ़ चाहते हैं कि उसमें से जो मटेरियल बाहर जाए वो सिर्फ़ गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, इस तरह की चीज़ें। सेम उसी तरह से वज़न करना एनहाइड्रस, बाकी सारी स्टोरी वही है। तो यहाँ पर भी दोनों वेट का डिफ़रेंस ले लेना है
और हम वोलेटाइल मैटर निकाल देते हैं। ऐश कंटेंट क्या होता है? ऐश हैज ऑलवेज अ डिस्पोजल प्रॉब्लम। अच्छा, इसका नुकसानात अब लिखे हुए हैं, ये आपको भी पता है कि इसको डिस्पोज करना मसला, लेकिन अब इसका एक यूसेज रोड कारपेटिंग में है। जब आपकी सड़कें, ये मोटरवे वगैरह बनते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा स्वा एंड पे डालते हैं, तो वो कारपेटिंग में यूज करते हैं। ये एक उसका यूजेज बना, लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐश अच्छी चीज है। High ash content contains coal, mostly form clinkers and produce hindrance in transportation, so it should be less in high quality coal. तो इसको क्वालिटी पैरामीटर माना जाता है। इसके लिए फर्क उसमें हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधा घंटा इसको गर्म करते हैं, ठीक है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधा घंटा। मफल फर्नेस ही है, सारा कुछ है उसमें। 925 पे हम करते थे 7 मिनट्स के लिए, ठीक है? और हमने अगर ऐश कंटेंट निकालना, क्यों ऐश ये 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट में बर्निंग हो जाएगी ना, सारा कुछ बर्न हो जाएगा और ऐश उसके पीछे रह जाएगी, यानी कि 7 मिनट में तो वोलाटाइल टॉक्सिक गैसेस निकली। और यहाँ पर हम फिर विदाउट लिड रखेंगे ताकि सारा कुछ ही उड़ जाए उसका, ठीक है? हीट कंटेंट के साथ साथ जो जो उड़ना चाहता है ना, वोलाटाइल मैटर के अलावा भी जो कुछ भी है ना, वो उड़ जाए। तो विदाउट एनी लिड, वहां पर वेंटेड लिड रखी थी, यहाँ पर हम इसके ऊपर कोई लिड नहीं रखेंगे और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे आधा घंटा हम उसको गर्म करेंगे। अगेन बाकी स्टोरी वही है, ठीक है? ये फर्क है। और कार्बन कंटेंट क्या होगा? ऐश, वोलाटाइल मैटर, पानी उड़ने के बाद जो पीछे 100 में से इनको माइनस कर दें, ये जितने जितने परसेंट दें, तो वो आपका एक्चुअल कार्बन कंटेंट निकल आएगा। तो ये हम एनालिसिस कोयले का इंडस्ट्री में करते हैं कि कोयले की क्वालिटी को चेक करना हो तो हम उसमें मॉइस्चर कंटेंट, वोलाटाइल मैटर और ऐश कंटेंट लेते हैं। ये हमारा है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, अप्रोक्सी नहीं, प्रॉक्सी पी से। और अल्टीमेट एनालिसिस में हम एक्चुअल परसेंटेज निकालते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, सल्फर की, नाइट्रोजन वगैरह की, ठीक है? और ये उसके साथ रिएक्शंस हैं। मोस्टली देयर इज अ वेरिएशन इन माइन टू माइन। ये माइन मेरे वाला माइन नहीं है, ये माइनिंग है, मतलब एक कान से दूसरी कान का जो कोयले की कानें होती है ना, उर्दू में कहते हैं, तो एक माइनिंग से दूसरी माइन का फर्क होता है क्वालिटी का। ज़ाहिर है, नेचुरल है, कुदरती तौर पे उसको कौन सा एनवायरनमेंट मिले, बाकियों का कौन से मिले, तो एक जैसा कोयला कभी भी नहीं होता। लेकिन हमने प्राइस निकालनी होती है। अब कोयला निकाला, अब उसकी प्राइस फिक्स करनी हो कि ये इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, तो हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम प्राइस फिक्स करता है ना कोयले वाला। तो ये एनालिसिस पहले होता है, उसमें वो कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट की बेस पे प्राइस फाइनलाइज करते हैं कि ये बाकी, तो इसलिए अल्टीमेट एनालिसिस भी ज़रूरी होता है। For price fixation and recommendation for specific commercial purpose। इसका क्या मतलब है कि अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू उसका कुछ और यूज है, मीडियम वाला है तो उसके कुछ और यूजेज हैं, तो यूजेज को डिफाइन करना कि किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, ये कोयला कहाँ बेचा जाए, जिनको इसकी ज़रूरत है और जो इसके बेनिफिशरी हैं, ताकि उस हिसाब से इसकी क्वालिटी वाइज सेग्रीगेशन और प्राइस दोनों चीज़ें चेक हो जाए। इसमें क्या चेक करते हैं हम? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऐश कंटेंट इसमें भी चेक होता है। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में भी ऐश चेक होता है और अल्टीमेट, और चेक करने का मेथड वही है, ठीक है? लेकिन इसमें दोबारा से ये लिखा है क्योंकि ये इसका भी पार्ट है। तो मैंने नीचे जब मेथड आएगा वहाँ मेथड नहीं लिखा हुआ, वहाँ सिंपल ऐश कंटेंट लिखा, ताकि सिर्फ आपको पता चल जाए कि कैसे ये भी मतलब इसका टेस्टिंग है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन का कोई इम्पैक्ट नहीं है कैलोरीफिक वैल्यू पे, लेकिन बट इज़ गुड फ्यूल, इट्स अमाउंट शुड बी लेस, ठीक है? ये भी कम होना चाहिए। सल्फर का भी जैसे मैंने बताया था कि कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन ये चूंकि पोल्यूशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है और स्मोकी फ्लेम होता है, इस वजह से हम सल्फर को अवॉइड करते हैं कि सल्फर भी नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। और ऐश भी ज्यादा होगी तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, ठीक है? ये इनकी चीजें हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को चेक करने का जो तरीका है, उसकी लॉजिक के लिए ये रिएक्शन लिखे हुए हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है। अब आप देखें, ये इसकी केमिस्ट्री लिखी हुई है टेस्ट की। कोल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोल का मतलब कार्बन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर कोयले को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन देके, तो वो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस CO2 इज पास्ड इन KOH सोल्यूशन, ठीक है। द कार्बन in the core reacts with oxygen and forms CO2. On the other hand, hydrogen in the coal reacts with oxygen to form water molecule. ये दोनों काम हो गए। कोयले में जो कार्बन थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी और हाइड्रोजन ने वाटर बना दिया। और ये KOH सॉल्यूशन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, और मॉइस्चर को, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हमने उसमें डेसिकेटर में भी तो रखा था ना मॉइस्चर उड़ाने के लिए, तो ये वही यहाँ पर यूज कर लिया। अब इसका वजन बढ़ेगा और इसका वजन बढ़ेगा, वहां से हमें ये दोनों चीजों का पता चल जाएगा। कार्बन कैसे पता चलेगा? वेट इंक्रीज इन KOH। अब ठीक है, KOH का वजन बढ़ा, इसका मतलब है ये KOH का जितना वजन बढ़ा वो CO2 की वजह से बढ़ा। CO2 का कैसे बढ़ा? कार्बन की वजह से। तो इस तरह से कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं वेट ऑफ द कोल। जरा 12/44 ये कार्बन का वजन है और CO2 का 44 के मॉलिक्यूलर वेट से ज़रब दी और 100। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट मेथड मैंने आपको लिख दिया और ये इसकी इक्वेशन लिख दी, कोई लंबी चौड़ी स्टोरी में मैंने नहीं डाला आपको। हाइड्रोजन कैल्शियम क्लोराइड जो एनहाइड्रस, इसका वजन बड़ा था और इसका H2O में 2 और 18 पानी का, ये मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। नाइट्रोजन परसेंट उसी तरीके से, उसी स्टोरी के हिसाब से हम चलते हैं जो हमने ऊपर स्टोरी चलाई। 1 gram of the fine nitrogen powder is heated with concentrated sulfuric acid and potassium sulfate। ये कैटलिस्ट की वजह, इसको हम कैसे कैटलिस्ट यूज करते हैं। और रिएक्शन क्या हो रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन H2SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट बन रहा है। नाइट्रोजन जो है कोल में, वो अमोनियम सल्फेट में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 1 gram of fine nitrogen powder is heated with concentrated sulfuric acid और K2SO4 कैटलिस्ट है, इस वजह से ये लिखा हुआ है। अब होगा क्या? Thus this ammonium sulfate is heated with excess NaOH solution। इसको हम excess NaOH solution के साथ हीट करेंगे which liberates ammonia। अब ये जो अमोनिया निकलेगी ना, इससे हमें पता चलेगा कितनी नाइट्रोजन थी, ठीक है। पहले हमने नाइट्रोजन से अमोनियम सल्फेट बनाया, फिर उस अमोनियम सल्फेट से अमोनिया लिबरेट की, दिस अमोनिया इज, और फिर उस अमोनिया को एब्जॉर्ब किया हमने नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है। हमने फिर एसिड के साथ उसको एब्जॉर्ब किया ताकि उसमें जज़ब हो जाए। हवा में ये कुछ नहीं उड़ा रहे हम, ठीक है। जो बन रहा है वो किसी दूसरे का वजन इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड, अब इसका जो फार्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम, कि एसिड का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ और उस एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी थी, कोयले का वजन कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 14, ठीक है। नाइट्रोजन का वजन होता है और 100, ये उसका डायरेक्ट फार्मूला है। मैं इनकी भी डिटेल है, ये फार्मूले बने कैसे, लेकिन मैं वही वाली बात की, चूंकि आपका ये पूरी अप्लाइड केमिस्ट्री का एक कोर्स होता तो इसमें मैं सारी डिटेल में जाता, लेकिन अभी चूंकि सिर्फ मैंने आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाना, सिर्फ क्योंकि तो बाकी इंडस्ट्रीज के साथ हम कोयले की पढ़ रहे, तो इसलिए हम इसको आप इसका, अच्छा ये आगे फिर सल्फर का है। इट वाज चेक्ड बाय बम कैलोरीमीटर, ये आपको पता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं PC2 में, उसमें भी आपने इसका देखा है कि हम इसको अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं हीट कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वाज चेक्ड बाय बम कैलोरीमीटर, सल्फर in the coal precipitated as barium sulfate, which is filtered, ignited and weighed। weight of barium sulfate और weight of the coal, ये भी 32 उसका है बेरियम का, सॉरी सल्फर का, और 233 बेरियम सल्फेट का, ठीक है। ये उसका मोलर मास है। अब ऐश कंटेंट उसी मेथड से निकलेगी, मैंने सिर्फ टाइटल लिख दिया, मेथड वही है जो ऊपर है। यहाँ लिखना क्यों जरूरी था? क्योंकि हम जब ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो हमने ऐश की भी जरूरत है, इससे मैंने पूरा मेथड नहीं लिखा, उसका नाम लिख दिया, वो आपको पता चलेगा, ये मिस नहीं करना। तो 100 में से ये जितना आपने निकाला है ये माइनस कर देंगे तो वो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज, ठीक है। बस मैंने आपको इतना ही पढ़ाना था टेस्टिंग के लिए, तो ये आप इसको याद कर लें, टेस्टिंग मेथड, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस, और इसमें आप कैसे इसको टेस्ट करना है, फार्मूला क्या लगाते हैं, और डायरेक्ट मेथड आपको मैंने फार्मूले लिख के बता दिए। ये आपको अब जो इसका बाकी एक लेक्चर और करेंगे इस पे, और हम इसके जो चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। ये 57 पेज है, सारे आपने नहीं करने, मैंने आपके नॉलेज के लिए लिखे हैं, कुछ को मैंने रेड कर दिया, कुछ मैंने आपको बता दिया।
जो करने वाला काम है, हमने पहले कोयले की टाइप्स, इसका टेस्टिंग मेथड, और आगे इसका थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको वो बता दूंगा। बाकी आपको टाइम मिले, सेमेस्टर खत्म हो तो आप उसको पढ़िएगा, ना समझ आए मुझसे देखिएगा। फिर मैंने आपको एक कोयले की बुक दी है पूरी, वो भी आपके नॉलेज के लिए दी है, वो भी आप स्टडी करें, उसको देखें। तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं। आप कोई क्वेश्चन इसके बारे में करना चाहें?